दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके सिलेबस वो चेंज, रिलीजियस नेशनलिज्म को टारगेट किया गया है। चाहे 84 में सिखों का कत्ल गारत हुआ हो, क्योंकि स्टेट ने एक साइड पे होकर के खड़े होकर के दूसरे साइड को तबाह करने में, नुकसान पहुंचाने में मदद, हटाया जाए, डिलीट कर दिया जाए, ऐसा ये रेकमेंड हुआ है। पूरे पेपर्स रिमूव करने के लिए बोला गया है। क्या है वो पेपर्स? पाकिस्तान एंड चाइना पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर ड्रॉप कर दीजिए। इस्लाम एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ड्रॉप कर दीजिए। रिलीजियस नेशनलिज्म जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद भी आ जाता है, ड्रॉप कर दीजिए। ब्रेन वाशिंग, वन थिंकिंग दी गल दी प्रमोशन वाले पे हो रही है ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। तो ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ हैगा। देखो किताबें बैन करने का तो वो लॉजिक नहीं होता, वो तो जरूर बेवकूफी होती है। जिन किताबों की आपने बात की, वो जो संदीप जी कह रहे थे, वाकई वो हास्यास्पद लगता है कि 80 मंदिर तोड़े गए। वो होते इतने तो मैंने अपने आंखों से देख लिए होंगे 80 मंदिर तो इंडिया में घूमते हुए टूटे हुए। हुआ ये है, खबर है हिंदुस्तान की। वहाँ पर आपको मालूम है दिल्ली यूनिवर्सिटी दुनिया का बेहतरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है, वन ऑफ द मेनी important universities in the world and one of the leading universities in India. दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके सिलेबस वो चेंज करने का सोच रही है। पारित हो गया है वैसे एक फैसला कुछ ही दिनों पहले। अब सुनने में आ रहा है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग किताबें, लेसन्स वगैरह ये ड्रॉप कर रहे हैं या फिर बदल रहे हैं। हिस्ट्री में बदलाव किया जा रहा है, पॉलिटिकल साइंस में, सोशियोलॉजी में, इन सब में बहुत सारे बदलाव लेकर आने का सोच रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसमें रिलीजियस नेशनलिज्म को टारगेट किया गया है, वैसा कंटेंट व वैसे लेसन्स जो इसके बारे में डील करता है। हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म का जो प्रॉब्लम है, जो कौमी फसादात हुए हैं, उस पर जो काम हुआ है उसको भी सिलेबस से हटाने का सोचा जा रहा है। कास्ट डायनामिक्स, जात पात का जो मसला है उस पर जो स्कॉलरशिप है उसको भी हटाने का प्रपोजल किया गया है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर वगैरह या फिर ऐसा इंसर्जेंसी का जहाँ पर पे प्रॉब्लम हुआ है वहाँ पर उसको भी हटाने का जो है फैसला किया गया है। पूरे पेपर्स या पूरे सेक्शंस हटाए जा रहे हैं, ऐसा जो है डिवीज़न किया गया है। अब देखिए ज्योग्राफी में क्या किया है। ज्योग्राफी में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में यानी मास्टर्स के कोर्स में टेरिटोरियल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको सेक्शन को अमेंड करने की बात कही गई है, क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, हिंदुस्तान को बनाने में जो इंटरनल चैलेंजेस आए हैं, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, इंसर्जेंसी का आप देख लीजिए, नागालैंड में हो जाए, नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, कश्मीर में हो जाए, जो माओइज़्म का प्रॉब्लम है, उन सब चीज़ों को पर जो किताबें या लेसन्स हैं उन पे उनको रिवाइज़ करने की बात कही गई कि इनको चेंज किया जाए। और इसमें एक बहुत अहम काम है पॉल ब्रास का। पॉल ब्रास के काम के बारे में दोस्तों पहले भी मैंने अपने शो पर बात की है। एक जाने माने सोशियोलॉजिस्ट थे पॉल ब्रास, अब नहीं रहे, साल 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। लेकिन पॉल ब्रास ने हिंदू मुस्लिम वायलेंस पर बहुत काम किया है और उनका जो है जो काम है दुनिया भर के स्कॉलर्स, इंडिया में भी बाहर भी, हमने बहुत रहनुमाई ली है। पॉल ब्रास का एक जो उनका एक आप कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की तरह से अगर आप देखना चाहें, उन्होंने ही ये बात दरअसल कही थी कि आज़ादी के बाद जितना कम्युनल वायलेंस हुआ है हिंदुस्तान में
जो कत्ल गारत हुई है, चाहे 84 में सिखों का कत्ल गारत हुआ हो और या फिर 2002 में गुजरात में देखिए, 89 भागलपुर में देखिए, हाशिमपुरा देखिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनको पोग्रोम कहा जाए, इनको कम्युनल राइट्स ना बोला जाए, क्योंकि स्टेट ने एक साइड पे होकर के खड़े होकर के दूसरे साइड को तबाह करने में, नुकसान पहुंचाने में मदद की। द स्टेट ऑल्सो प्लेड अ रोल। अगर स्टेट का रोल है, या तो उसने कुछ किया नहीं, हाथ पर हाथ धरे वो रह गया, वो भी साइड लेना होता है। इसीलिए आज़ाद हिंदुस्तान में जो भी ऐसा हुआ है वायलेंस, उसको पोग्रोम कहा जाए, उसको कम्युनल राइट या वायलेंस ना बोला जाए। ये पॉल ब्रास की एक थियोरेटिकल उनका एक इंटरवेंशन रहा है। हो सकता है इससे डिस्कम्फर्ट पैदा हुआ है, तो इसलिए पॉल ब्रास का काम हटाया जाए, डिलीट कर दिया जाए, ऐसा ये रेकमेंड हुआ है। सोशल ज्योग्राफी में जो यूनिट पॉपुलेशन पर, ख़ास करके शेड्यूल्ड कास्ट्स का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर जो चैप्टर था, उसको हटाने के लिए बोला गया है। बोला गया है कि ये प्रॉब्लमैटिक है। कहा गया है कि वल्नरेबिलिटी और डिज़ास्टर का जो पूरा इलेक्टिव है, उसको भी कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया जाए। सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजिकल थियरी में कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम ऐसे स्कॉलर्स का काम सिर्फ उसी पर इसरार किया गया है, ऐसा बोला गया है, और उस पर बदलाव की ज़रूरत है, ऐसा बोल करके इंडियन थियरिस्ट्स और ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम्स के बारे में बात की जाए, ये बोला गया है। फिर एक उस पर काम है कैथ वेस्टन का, जो कि LGBTQ इश्यूज़ पर और किनशिप स्ट्रक्चर्स पर उनका काम है। उसको हटाने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि ये लीगली और कल्चरली हमारे संस्कृति के साथ मेल नहीं खाता है। इट इज़ इनअप्रोप्रिएट लीगली एज वेल एज कल्चरली। सालों से पढ़ाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अब जाकर के लगा है कि हमारे संस्कृति, हमारी सकाफत के साथ ये मेल नहीं खाता है, इसलिए हटा दीजिए। सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन में देखिए क्या हुआ है। चर्च, सेक्ट, कल्ट, इन सब अल्फाज को बोला गया है कि इसको इस्तेमाल मत कीजिए, इसकी जगह ऋषि मुनि का इस्तेमाल कर दीजिए। इंडियन इक्विवेलेंस ढूंढिए, ऋषि मुनि बोलिए। तो ये बोला गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस में बोला जाए या बदलाव किया जाए। पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ है, उस पे बहुत ज़्यादा फेरबदल की बात कही गई है। पूरे पेपर्स रिमूव करने के लिए बोला गया है। क्या है वो पेपर्स? पाकिस्तान एंड चाइना, पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर ड्रॉप कर दीजिए। इस्लाम इन इंटरनेशनल रिलेशंस ड्रॉप कर दीजिए। रिलीजियस नेशनलिज्म, जिसमें हिंदू राष्ट्रवाद भी आ जाता है, ड्रॉप कर दीजिए। संघ पॉलिटिक्स, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पॉलिटिक्स है, उसको ऊपर पेपर था, वो ड्रॉप कर दीजिए। श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ LTTE और सरकारी पक्ष के बीच में, उसको भी हटाने का फैसला लिया गया है। मतलब ये सारे पेपर्स ड्रॉप कर दीजिए। थॉमस ब्लॉमहैंसन जाने माने स्कॉलर हैं, उनका काम हिस्टोरियंस भी इस्तेमाल करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी। हमने भी काम पढ़ा है उनका, रहनुमाई हमने उनके काम से भी ली है। उनका जो हिंदू राष्ट्रवाद पर काम है, कास्ट पर काम है, मुहर्रम प्रोसेशंस पर मजमून है, वो सब हटाने के लिए बोला गया है कि हटा दीजिए। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है, ये आइडियोलॉजिकल है, क्योंकि आप देखिए हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, उस पर भी ज़रा गौर कीजिए। मतलब आप देखिए कि क्रिस्टोफ याफ्रेलो जाने माने फ्रांसीसी मूल के स्कॉलर हैं। क्रिस्टोफ याफ्रेलो की किताब हिंदू नेशनलिज्म अ रीडर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट पढ़ते हैं, हिस्टोरियंस पढ़ते हैं, हमने भी पढ़ा है, उसको हटाने के लिए बोला है। हटा दीजिए कंप्लीटली इस किताब को, जबकि एक फाउंडेशनल टेक्स्ट माना जाता है हिंदू राष्ट्रवाद को समझने के लिए, उसको हटाने की बात हुई है।
ये MA पॉलिटिकल साइंस में ये टेक्स्ट है और उसको हटाने की बात कही गई है। फिर आप देखिए कि अच्छा किताब में है क्या कि इसमें हिंदू राष्ट्रवाद का जो आइडियोलॉजिकल रूट्स देखा गया है, मुसलमानों के साथ जो रिलेशनशिप रहा है, हिंदू मुस्लिम रिलेशंस, एजुकेशन पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट हुआ है, हिंदू आइडेंटिटी डायस्पोरा में, NRIs में, यहाँ पर कनाडा में, US में, ब्रिटेन में, हर तरफ किस तरह से हिंदू राष्ट्रवाद का असर हुआ है डायस्पोरा में भी, ये सब कुछ उस किताब में था। इसीलिए बोला गया है कि इसको हटा दीजिए। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है क्यों हटाना है, लेकिन ये दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे यहाँ पे UBC में भी इसको पढ़ाया जाता है, उसको भी हटाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर पब्लिक पॉलिसी इन साउथ एशिया कोर्स में अमिता भविष्कर की किताब इन द बेली ऑफ द रिवर, इसको हटाने की बात हुई है। इसमें क्या है आपत्तिजनक ऐसा? इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है इस किताब में। इस पे क्रिटिक किया गया है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हिंदुआइजेशन हुआ है या कोशिश की गई है, उसको, ये सेंसिटिव टॉपिक रहा है हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए, तो इसीलिए उसको हटाने की क्या मांग हुई है। स्कॉलर्स वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो तो ये बात कह रहे हैं। रूटीन वायलेंस है, ज्ञानेंद्र पांडे जाने माने हिस्टोरियन हैं, उनकी किताब है और बहुत बढ़िया किताब है। रूटीन वायलेंस, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम, जो कम्युनल प्रॉब्लम है उस पर काफ़ी कुछ रोशनी डालता है। और विनायक दामोदर सावरकर, RSS के दूसरे सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवालकर, MS गोलवालकर, इन सब के विचारों का एक क्रिटिक है इस किताब में रूटीन वायलेंस पर। इसमें गांधी का भी क्रिटिक है। गांधी जिस तरह से गांव के बारे में सोचते थे उसका भी क्रिटिक है इस किताब में, रूटीन वायलेंस में। और किताब का जो आर्गुमेंट है वो ये कि आज़ादी के बाद भी पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, आज़ादी के बाद भी हिंदू सेंट्रिक फ्रेमवर्क्स में फंसा रहा और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो मार्जिनलाइज होते गए क्योंकि एक हिंदू सेंट्रिक फ्रेमवर्क में, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की वो ज़बान बन गई। तो उस किताब में ये चीज़ है। ये सब क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि मैं तो कहता हूँ कि इसको स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए। बहुत व्यापक काम है, पढ़ के समझना चाहिए ये क्रिटिक्स हैं क्या। उसके बाद आपको इग्नोर करना है, दरकिनार करना है, वो आप करिए, लेकिन पढ़ाएंगे ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। अब इसमें फिलिप वैगनर हैं, एक और जाने माने हिस्टोरियन, स्कॉलर, जिनका काम बहुत पढ़ा जाता है, ख़ास करके विजयनगर एम्पायर पर उनका बहुत पुराना काम है, काफ़ी टाइम से लिख रहे हैं। फिलिप वैगनर का काम एक बहुत अहम मजमून है इसमें, जिससे मैंने भी रहनुमाई ली थी अब मेरी किताब में, और मैंने इस पर बात भी की है, लेक्चर में भी बोला है। इस मजमून का नाम है सुल्तान अमंग हिंदू किंग्स। वो कहते हैं कि किस तरह से विजयनगर के जो राजा थे आज के हिंदुस्तान में, आज मतलब 2014 के 12 के हिंदुस्तान में, ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि देखिए आपने मुग़लों को इतना तवज्जो दी उन पर कि आपने विजयनगर को भुला दिया, क्योंकि वो हिंदुओं की का एम्पायर था, इसीलिए आपने उसको इग्नोर कर दिया। ऐसा इल्ज़ाम लगा करके आजकल विजयनगर पर बहुत बातें होती हैं। वही विजयनगर के बारे में लिखते हैं कि विजयनगर के जो राजा थे जितने भी हुए, सबसे अजीम नाम तो कृष्णदेवराय का है। विजयनगर के राजाओं ने खुद को हिंदुओं में सुल्तान कहना शुरू कर दिया था। हिंदुराय सुरत्रणा, यानी हिंदुओं में सुल्तान। वो क्यों कहा था? क्योंकि जो इडियम ऑफ किंगशिप था, जो ग्रामर था, पॉलिटिकल ग्रामर उस दौर में, दिल्ली में सुल्तान थे, वो सक्सेसफुल थे, और एक किस्म का आप देखिए कि एक वर्चस्व इस तरह से था। और उधर खिलाफत उस्मानिया का आप देखिए, वो ऑटोमन एम्पायर उधर था। और इस तरह से जिस सक्सेसफुल जितने भी एम्पायर्स थे उस दौर के यूरेशिया में, वो मुस्लिम लेड एम्पायर्स थे। इंडिया में ख़ास करके उस पर तो बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स ने भी काम किया है। तो उसमें
ये बताया गया है कि इतना एक ग्लैमर था इन मुसलमान सल्तनतों में, एक इतना एक कल्चरल उनका एक अपील था कि जो हिंदू राजा थे या सल्तनतें थी, वो चाहे विजयनगर हो, चाहे वो आहोम्स हो नॉर्थ ईस्ट में, जिनका आज फिर से जिक्र होता है आजकल इंडिया में, कहीं पर भी आप देखिए उनके राजाओं ने भी या तो फारसी ज़बान को अपनाया या वही लिबास, उसी तरह का कोट कल्चर, फारसी ज़बान सेंट्रिक, सिक्के, ये सब कुछ उसी तरह से उन्होंने अपना पहनावा भी उस तरह से करना शुरू कर दिया। जैसे तुर्की सुल्तान करते थे, उसी तरह से विजयनगर के राजा भी खुद को सुल्तान कहने लगे, हम हिंदुओं में सुल्तान हैं। ये बहुत अहम काम है फिलिप वैगनर का कि क्यों एक हिंदू राजा खुद को सुल्तान बोल रहा है। कुछ तो अपील हुआ ना, समझने के लिए बहुत आसान, बहुत मदद वो करता है उस दौर के कल्चर, पॉलिटिक्स और हिस्ट्री को। इस अहम मजमून को हटा दिया गया है। साथ ही साथ हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन का द राइज ऑफ इस्लाम एंड द बंगाल फ्रंटियर, ये किताब भी हटाने के लिए बोला गया है। तो रिचर्ड ईटन की किताब कॉम्प्लिकेट करती है आपके परिप्रेक्ष्य को। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि जितना ब्लैक एंड वाइट तरीके से आजकल बताया जाता है वैसे था नहीं। बंगाल में सल्तनतें कायम हुई, सुल्तान बने, उनके हिंदू भी सब्जेक्ट्स थे, उनके मुसलमान भी थे। मुसलमान बहुत कम थे, हिंदू तो ज़्यादा थे। तो वैसा ही उनका रहन सहन हो गया। ज़बान भी फ़ारसी का त्याग कर दिया, बंगाली ज़बान को अपना लिया। उसके बाद फिर देखिए कैसी कैसी किताबें लिखी गई। वो तो मुग़लों के दौर तक आते आते हम देख ही लेते हैं। एक नवी वंश करके किताब लिखी जाती है बंगाली में। क्या वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर है और उनको बताया गया है, यानी सुल्तान के कोर्ट में एक मुसलमान राइटर लिख रहा है रसूल अल्लाह के बारे में, तय हिंदू समझ सके, बताया गया है उनको कि वो अवतार थे, क्योंकि हिंदू अवतार की ज़बान समझते हैं। कृष्ण जी एक अवतार थे विष्णु के, नहीं, हनुमान जी रुद्र अवतार थे। तो ये अवतार की ज़बान हिंदू समझते हैं, इसीलिए उनको समझाने के लिए सुल्तानों ने ऐसी ऐसी किताबें उन्होंने कमीशन किए कि समझ पाए लोग वहाँ पर। तो ये किताबें जो हैं ये बातें आपको बताती हैं कि जो ये बताया जाता है। अच्छा, इसमें एक और दिलचस्प बात है रिचर्ड ईटन के काम में कि जो क्लेम किया जाता है हज़ारों हिंदू मंदिर ढाए गए मुसलमान बादशाहों ने, सुल्तानों ने ढाए। रिचर्ड ईटन लिखते हैं अपनी किताब में एविडेंस सिर्फ 80 के मिलते हैं, 1000 के भी नहीं, 100 के भी नहीं मिलते हैं, सिर्फ 80 के। तो वो इस किताब में लिखते हैं। इसीलिए शायद ये, क्योंकि ये जो आजकल चल रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव उसको चैलेंज करता है, काउंटर करता है, इसीलिए शायद ये किताबें जो हैं हटाने के लिए बोला गया है। तो अब पीजी पॉलिटिकल साइंस में, ये हिस्ट्री की मैंने बता दी, पॉलिटिकल साइंस का भी बारे में मैंने बताया है। तो ये चाइना वाला मैंने बता दिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये सारे पेपर्स हटा दिए गए हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? क्या लगता है आप लोगों को कि इससे फ़ायदा क्या कुछ निकलेगा? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 604-204-0600। मैं ब्रेक लेता हूँ, न्यूज़ के बाद आप लोग चाहें तो कॉल करके बता सकते हैं कि ये किताबें बदल के, सिलेबस बदल के क्या आपको लगता है फ़ायदा होगा। जो हम लोग पढ़ करके आए थे, मुझे लगता है जिस वजह से आज इतना स्कॉलरशिप हम लोगों को मालूम है, क्योंकि हमारे अपने टाइम में इन यूनिवर्सिटीज़ ने हमें ये सब सिखाया। ये अगर बच्चों को नहीं सिखाया जाएगा तो फिर किस तरह के लोग अब आने वाले टाइम में कनाडा या अमेरिका या किसी और देशों में आएंगे। सत श्री अकाल जसवीर जी। हेलो मनीष जी, सत श्री अकाल जी। Manish, you are always so inspirational and so knowledgeable, and it's pleasure to you listening on any topic. You have an excellent homework and each and every detail of the topic. Thank you so much for the appreciation. जी, बहुत शुक्रिया जसवीर जी। It's so pleasure. And Manish ji, I have a question for you. So our constitution in the preamble, when we start seeing the constitution, going into it,
it says we the people of India having solemnly resolved to जी। constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. जी। So all the things now the changes which are going on. So how they reconcile with the preamble or with the constitution? Are they in align with the constitution, or it's against the spirit or against the constitution? नहीं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। ये तो देखिए, अगर आप किसी स्कॉलरशिप को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं होता है। लेकिन My question is, जी। Mani, my question is that so our secular fabric, our multiculturalism, our diversity, which is ensured in preamble, I think it's affecting the basic spirit of the constitution. Don't you think so? It might impact the secular fabric. वो एक आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन सिलेबस से थोड़ा सा रिमोट हो जाता है कनेक्ट ना, क्योंकि सिलेबस आपके हाँ, एक आर्गुमेंट आप ज़रूर दे सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ें आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो जो एक डाइवर्सिटी है, जो एक रिचनेस है संस्कृति की आपकी या तहजीब की, वो उससे शायद वो नावाकिफ़ हो जाए। वो एक आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ को तो अलाउड होता है अपना चेंज करना, और वो अपने हिसाब से टेलर मेड सिलेबसेस पढ़ाते रहते हैं। और ये तो अभी की बात नहीं है, बहुत पहले से हो रहा है। कुछ बदलता है, कुछ नया आता है, लेकिन अभी तक जो है, जो हमने देखा था कि इस तरह की चीज़ों को नहीं छेड़ते थे, इन द सेंस कि ये तो इस्टेब्लिश्ड स्कॉलर्स हैं, दुनिया भर में ये पढ़ाए जाते हैं, तो फिर इंडिया के बच्चों को भी वो पढ़ाया जाता था, और हम तो किस्मत वाले थे कि ये सब पढ़ के आए। तो आई थिंक मेरा कंसर्न बस इसमें इतना ही है, लिमिटेड, कि जो आने वाली नस्लें हैं, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो उनके डिग्रीज में, उनकी तालीम में कुछ अधूरा नहीं रह जाएगा क्या? तो मेरा सवाल भी आप लोगों से ये है। क्योंकि वो जो हिस्ट्री है, जो वट एवर इज हैपनिंग ऑन रिलीजियस फ्रंट, और वो माइनॉरिटीज के जहाँ दूसरे उनके इंटर कल्चरल जो रिलेशंस हैं, जो भी हिस्ट्री है, तो उसको व्हेन यू आर turning it deep and erasing all the historical facts, so then it will be hard for the coming generation to go into it. वो आपकी जो कंसर्न है, वो तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें जैसे आपने बोला कि वो ऋषि मुनि डाल दीजिए उसमें वो चर्च का, you don't चर्च और कुछ वर्ड्स डिलीट कीजिए और वो ऋषि मुनि पा दीजिए। तो इसमें थोड़ा अगर वो हिंदुत्व थोड़ा करना ही है, तो उसको थोड़ा डिल्यूट करके, या एक फाइनर सेंस में, या आर्टिस्टिक वे में, ये तो सीधा ही एकदम उसमें वो कड़छी पास डाल ऐसे उसमें तो स्वाद खराब हो जाएगा। फिर थोड़ा रिफाइंड हो तो चल जाएगा, चलो थोड़ा बहुत कुछ काटो ना, थोड़ा और डाल दो जो है, तो उसमें थोड़ा सा और अपना रंग डाल दो। तो जैसे वो निकालने लगेंगे तो फिर तो उससे कुछ नहीं बचेगा, खराब हो जाएगा। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आपका वो जो आप इसमें, या लॉट ऑफ पीपल नीड टू, मुझे ऐसे लगता है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं करनी चाहिए, होगी भी नहीं, मगर वो दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पॉलिसीज, और some enlightened people need to sit with them and talk to them, and then it can be, if they have to change something, it can be in a nicer, in a better way. जैसे ये हो रहा है तो फिर बिल्कुल ही और गड़बड़ा जाएगी बात। जी, थैंक यू जसवीर जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हम जाते हैं इंद्रजीत जी के पास। सत श्री अकाल इंद्रजीत जी। हेलो, सत श्री अकाल सर जी। ਭਾਜੀ ਗਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਜਿੱਦਾਂ। ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਲੁੱਟਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਲ ਦਿਵਸ ਬਣਾਤਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਾਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਨਾਲੇ ਅੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਾਤਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖੂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਾਂਹ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ इतना लगता है। बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनका डायरेक्ट उसके साथ रिलेशन है उसको फ़र्क पड़ेगा, बाकियों को नहीं फ़र्क पड़ेगा, ऐसा इंद्रजीत जी कहते हैं। कृपाल गर्चा जी आए हैं। सत श्री अकाल कृपाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਵਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੱਲ ਪੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਐਟਲੀਸਟ ਮਤਲਬ 1200-1300 ਸਾਲ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਰਟਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਵਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਇਟ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਵਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਕਵਰਡ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਉਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ बहुत घट है जी। मेरे तो इतना ख्याल है जी। बहुत शुक्रिया कृपाल जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपने विचार रखे। संदीप सिंह जी हैं, नमस्कार। सत श्री अकाल संदीप जी। सत श्री अकाल, नमस्कार जी। तो आपने दो चीजों को छेड़ा, एक कृष्णदेव राय की एम्पायर को, और एक आपने टच किया कि मिस्टर ईटन ने मेंशन किया कि जितने मंदिर तोड़े गए उतने मंदिर जो शायद ना हो, 80 हो। और मिस्टर ईटन का जन्म हुआ अमेरिका में 1940 में, राइट। सो ही डिड विजिटेड इंडिया कपल ऑफ टाइम्स टू हैव सम रिसर्च वर्क। पर ये अब कौन सी बुक्स का रेफरेंस या कौन सा रेफरेंस लेके ये बात करते हैं कि सिर्फ 80 मंदिरों का बयान आता है? क्योंकि अगर हम सल्तनत रूल देखें तो जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जो हमने हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें तो ये है कि पृथ्वीराज चौहान के बाद से जब मोहम्मद गौरी और वो उसके फिर गुलाम और ये सब शुरू हो जाता है पीरियड, और उसमें बंगाल से लेके जो प्रेजेंट पाकिस्तान या ये अफगानिस्तान का बॉर्डर तक का इलाका, देखिए ना कितनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कन्वर्ट होती गई है। तो भैया इतनी बड़ी पॉपुलेशन कन्वर्ट हुई तो क्या उनकी सभ्यता, संस्कृति या मंदिर नहीं डिस्ट्रॉय किए होंगे? तो 80 है, कितना बड़ा लैंड मास एरिया है।
80 मंत्री रहे होंगे इतने बड़े, मतलब वो 80 मंदिर, मतलब इतने मंदिर तो भाई साहब 1-2 जिलों में ही हो जाएंगे। अब ये एक बात आती है। दूसरी बात आती है, आपने कृष्ण देव अंपायर का मेंशन किया कि वो सुल्तान ऑफ हिंदूज टाइटल था। डेफिनेटली था। उनको आंध्रा भोजा भी कहा जाता था। गजापति कन्नड़ा भी कहा जाता था। बहुत सारे टाइटल मिले हुए थे उनको जी, ठीक है ना। वो क्यों मिले हुए थे? क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल एम्पायर थी अपने टाइम पे, और वो बहुत पावरफुल किंग थे, और उनका जो उस समय दिल्ली में जो सल्तनत के जितने भी छोटे छोटे उनके वो रहे होंगे, राज्य रहे होंगे, उनका बड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। इसलिए अपने उनको जो इस टाइटल से नवाजा गया सुल्ताना, वो उनके लिए था, उनके लिए मैसेज था। उनके लिए मैसेज था जो उनके, जिस तरह से आप कह रहे थे ना कि वो ट्रांसलेट करके रसूल का वो हिंदुओं के लिए प्रचार किया गया, तो वो उनके लिए मैसेज था कि भाई हम भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां उनका इन्फ्लुएंस था। तो उस कॉन्टेक्स्ट को तो मिस्टर ईटन ने साइड लाइन कर दिया। तो भाई साहब जो हिस्ट्री होती है ना, वो फैक्ट्स जो है ना वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, और डेफिनेटली पर्शियन जो वर्ड्स हैं वो लैंग्वेजेस में आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेलुगु लैंग्वेज में कोई पर्शियन वर्ड्स का इतना इन्फ्लुएंस होगा। राइट। जो इधर नॉर्थ साइड में जरूर हुआ है, नॉर्थ साइड में जो मैदानी इलाकों में या नॉर्थ में जरूर हुआ, लेकिन ये किंगडम्स की बात है। किंगडम्स का तो जैसा है कि जब एक राजाओं की दूसरे राजाओं पे चढ़ाई होती थी और वो जब हम उनके रूल में आते थे तो डेफिनेटली अपना रूल आते। अगर हम उसके बैक ये वही इस्लामिक हिस्ट्री की बात करें, जब इस्लामी इन्वेटर्स आए उससे पीछे के में अगर समुद्रगुप्त मौर्य या अशोका में चले जाए तो उनका रूल भी तो सेंट्रल एशिया में बहुत सालों तक रहा है। अगर आप समुद्रगुप्त का शासन देखें तो समुद्रगुप्त का सेंट्रल एशिया में ये कितनी उज्बेकिस्तान, ये आपका प्रेजेंट कजाकिस्तान और ये सारा पूरा अफगान, राइट। सो ये पीरियड्स की बात है। किंगडम्स जो है जब एक कंट्री के ऊपर दूसरा एक राजा जो है दूसरा, और इसमें ये भी नहीं है जो इवन जो मंगोल्स जब आए हैं या वो भी आए हैं, और उसके बाद इवन तैमूर लंग आया, ये ऐसा नहीं है उन्होंने मुस्लिम जो किंगडम्स को ऑक्यूपाई किया उनका भी बहुत ज्यादा कत्लेआम या उनकी संस्कृति को सबड्यू किया गया है। तो ये होता ही रहा है। इवन ऑटोमन वाले जब वो अपने पीक में थे तो उन्होंने यूरोप में जब ये इधर इटली और ग्रीस और इन इलाकों में जब राज किया, उन्होंने इनकी सभ्यता को और इनकी संस्कृति को बहुत ज्यादा डैमेज किया, प्रभाव किया और अपना वो थोपा। और जब वो उनका एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो वो फिर वो हावी हो गए जी। जो ये हिस्टोरिकली ये होता आया है। और वो समय टू समय जो एक अंपायर दूसरे अंपायर को मैसेज दी। अगर आप साउथ की और किंगडम्स की बात करें तो चोलास बहुत बड़ी एक अंपायर थी जी, राइट। तो अगर आप चोलास की हिस्ट्री पढ़ें तो वो अपने आप में एक बहुत तगड़ी पावर थी और उनका राज्य भी बहुत विशाल था जब अपने टाइम पे जी, है ना जी। और उसके बाद जब अगर आप नॉर्थ में बात करें, अगर अभी तो जब महाराजा रंजीत शाह तो उनका भी बहुत इन्फ्लुएंस था, राइट, जब वो अपने टाइम में आए हैं। लेकिन ये है कि वो बड़ा शॉर्ट पीरियड था, 50 साल का आसपास अवधि है, लेकिन जब तक वो रहे लेकिन उनका अपने टाइम में उनका भी काफी इन्फ्लुएंस था। तो ये हर टाइम टू टाइम आता रहा है और ये आता रहेगा। लेकिन वो आप जो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी वो किताबें या इंट्रोड्यूस की, तो वो उसका रीजन था संस्कृति वहाँ के लोगों पर प्रभाव डालना और उनको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन करके अपने जो है शासन में सम्मिलित करना या अपने रिलीजन में, क्योंकि यही मिशनरी किया इंग्लैंड के टाइम में। जब इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी आई और जनरल अंग्रेजों ने, इन्होंने कहा नहीं किया, अफ्रीका में नहीं किया या इधर नॉर्थ अमेरिका में नहीं किया या उधर एशिया में नहीं किया, हर जगह तो किया इन्होंने जी जी। थैंक यू संदीप जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। टाइम थोड़ा सा कम है, मैं अब बस 2 ही कॉल लूँगा। कोशिश करता हूँ। जस जी बहुत पहले आए हैं, जस जी से शुरू करते हैं। जस जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जी की हाल है जी? बस सब चंगा भाजी, तुसी दसो किवें हो? गुड। आगे गल समझ काते चेंज कर लगे आ, मेरे ख्याल तो तक ते समझ गए होंगे जी जी। थोड़ा सा नेटवर्क, योर नेटवर्क इज अ लिटिल erratic. I think I can hear some static noise. I'm in a farm area right now. Okay. So it's very sure. अब तक तो आपको समझ गए होंगे कि क्यों ये चेंज कर लगे हो।
Lots of facts. Only that's it. Thank you. जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जस जी, थैंक यू। और दो कॉल्स मैं कोशिश करता हूँ लेने का। 1035 फिर धवन साहब का लूँगा। 1035 सत श्री अकाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जी जी, प्रभजोत पाल सिंह जी। हाँ हाय। जी, देखो इस ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ GW ਵੈਗਨਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਸਲੇਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਕੁਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਆਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਵਲਾਈजेशन ਤੇ ਲੱਗਦਾ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत शुक्रिया। आखिरी कॉलर धवन साहब, आइए। नमस्कार धवन साहब। हाँ जी, नमस्कार जी। देखो, किताबें बैन करने का तो लॉजिक नहीं होता, वो तो जरूर बेवकूफ़ी होती है। लेकिन एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि आपको अपने काउंटर नैरेटिव को स्पेस देनी है या नहीं देनी। ठीक है, जिन किताबों की आपने बात की, वो जो संदीप जी कह रहे थे, वाकई वो हास्यास्पद लगता है कि 80 मंदिर तोड़े गए। वो तो इतने तो मैंने अपने आंखों से देख लिए होंगे, 80 मंदिर तो इंडिया में घूमते हुए टूटे हुए। तो ये तो बहुत ही मतलब मजाकिया लगता है। लेकिन ये भी फैक्ट है कि जैसे ये अगर किताबों को बैन करके तो एक काउंटर नैरेटिव के स्पेस को निकाल रहे हैं, ऐसा मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज का कि हमने अगर कोई नैरेटिव अपना प्रेजेंट किया तो उस समय हमारे ऊपर भी बैन लगे थे। मुझे 2 साल लग गए थे एक सुपरवाइजर को ढूंढने में, और बेसिकली उसके पीछे ऑब्जेक्शन यही होती कि तुम्हारा जो टॉपिक है उसमें संस्कृत लिटरेचर है, तो वो तो थोड़ा एलिटिस्ट हो जाएगा, वो हम नहीं करें। ठीक है, तो वो उस नैरेटिव को जो रोकने का काम है वो पहले भी हुआ, और ये भी कर रहे हैं, ये भी बेवकूफी कर रहे हैं, वो भी बेवकूफी कर, उन्होंने भी बेवकूफी की थी। अगर आप काउंटर नैरेटिव को रोकते हैं, दैट मीन्स आप अपने दिमागी दिवालियापन का सबूत देते हैं। ठीक है, कि आपके पास उसका जवाब देने के लिए नहीं है। जैसे अगर मैं हिस्टोरिकली इसको चैलेंज करना होता है ये ईडन की किताब को, तो अगर मेरे पास फुर्सत हो या मेरा वो एरिया हो, तो आई कुड प्रॉब्ली वर्क ऑन दैट एंड काउंटर इट। अगर आपके पास दूसरी बात ये है कि आप काउंटर नैरेटिव की स्पेस की आपको छोटी सी एग्जांपल देके बात करता हूँ कि बुक बैनिंग इज स्टूपिड, बट आपको हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान में हिंदुओं में सती प्रथा चलती थी, और विलियम बेंटिक ने आगे और राजा राम मोहन राय ने बंद की, वरना उससे पहले तो सारी विधवाओं को जला देते थे। ठीक है, हम इसमें पढ़े, आप भी पढ़े होंगे जी, यही हाई स्कूल में हमने पढ़ा। उसी समय उसी दौरान पैरेलल हमारे घरों में रामायण का पाठ चल रहा होता था। ओके, और उसमें भगवान राम के जाने के बाद दशरथ जी का हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी 3 रानियों में से कोई सती नहीं होती। ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही थी, और हम विश्वास किस पे हमारे अंदर बैठा गया था कि हम तो सारी इंडिया में, और उसी दौरान जो था वो विधवा आश्रम भी चल रहे थे वहां पे, उसके ऊपर भी हम तनकीद कर रहे थे। लेकिन नैरेटिव ये इतना सॉलिड बना दिया कि भाई सारी जो थे हिंदू विधवाएं तो बस जला देते थे चुप करके। तो उसी समय हम ये भी पढ़ रहे हैं, हम महाभारत भी पढ़ रहे हैं, जिसमें एक माद्री को छोड़ के, जिसकी एक अलग वजह थी जी, लाखों विधवाएं होती हैं, कोई सती नहीं होती। पर वो उस नैरेटिव को स्पेस मिला नहीं, ना मिला। ठीक है, जीसस मर जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं, दोबारा स्वर्ग चले जाते हैं, सही है। सत्यवान को सावित्री मरे हुए को वापस ले आती है, मिथ है, झूठ है, कपोर कल्पना। इस
नैरेटिव ने उस नैरेटिव को सुपर इम्पोज करके रखा, जो कि हमारी आंखों के सामने था लेकिन हम नहीं देख पाते थे जी। अब अगर आप किताबें बैन करके उसको बैन करोगे तो वो तो फायदा नहीं है कोई, क्योंकि उसको रखो किताब को, अगर आपको उसको चैलेंज करना है तो उसके चैलेंज में किताब लेके आओ और उसको स्पेस दो, फिर लोगों को फैसला कर देना। जी जी, थैंक यू धवन साहब, बहुत शुक्रिया। मैं शो का टाइम खत्म हो गया एक्चुअली, बराड़ साहब का शो है इसके पास। दोस्तों इजाज़त दीजिए, अब कल से हम हो जा रहे हैं छुट्टी पर, अगले हफ्ते मुलाकात होगी बुधवार को, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।